जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तो कुछ नाम ऐसे निकल कर आते हैं जिन पर आज भी बहस चलती है। कोई उन्हें देशभक्त कहता है तो कोई गद्दार। और ऐसा ही एक नाम है राणा सांगा। महाराणा सांगा को कुछ लोग इसीलिए गद्दार बताते हैं क्योंकि उसने बाबर को भारत बुलाया था। अब सवाल यह है कि क्या बाबर को भारत में राणा सांग ने बुलाया था? अगर हां तो क्यों? बाबर खुद अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि उसे भारत आने का न्योता खुद राणा सांगा ने भेजा था। उस समय दिल्ली और आगरा पर इब्राहिम लोदी का शासन था और बाबर के मुताबिक राणा सांगा भी लोदी को भारत से हटाना चाहते थे। बाबरनामा में दर्ज है कि राणा सांगा ने अपने दूत काबुल भेजे और बाबर से वादा किया कि यदि वह लोदी पर एक ओर से हमला करेगा तो सांगा दूसरी ओर से हमला करके उसका साथ देगा। इस वादे और आश्वासन के आधार पर बाबर भारत आया। लेकिन इतिहास हमेशा एक तरफा नहीं होता। बाबर के इस दावे को कई इतिहासकारों ने चुनौती दी है। मशहूर इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने अपनी किताब मेवार एंड द मुगल एम्पायर में साफ लिखा है कि बाबर ने ही राणा सांगा से मदद की गुहार की थी। बाबर ने अपने दूत भेजे थे और चिट्ठी में लिखा था कि वो दिल्ली पर एक तरफ से हमला करेगा, सांगा दूसरी ओर से आक्रमण करे ताकि लोदी को भारत छोड़ने पर मजबूर किया जा सके। यानी यहां बाबर खुद राणा सांगा से गठबंधन की पहल करता है। इन दोनों विरोधी तथ्यों से एक बात तो साफ होती है कि बाबर और राणा सांगा के बीच एक राजनीतिक समझौता जरूर हुआ था। दोनों का लक्ष्य एक था, इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाना। लेकिन जब बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी को हरा दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तो दोनों के बीच दरारें शुरू हो गईं। बाबर का आरोप था कि राणा सांगा ने उसे धोखा दिया और युद्ध के समय वादा निभाया ही नहीं। लेकिन राणा सांगा के समर्थकों का कहना था कि बाबर ने ही धोखा दिया। उसने भारत आने से पहले वादा किया था कि वह दिल्ली और आसपास के इलाकों तक ही सीमित रहेगा। लेकिन सत्ता में आते ही उसने धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया, जो राजस्थान क्षेत्र में आते थे, और यही बना उन दोनों के बीच युद्ध का कारण। अब यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई राणा सांगा को बाबर जैसे विदेशी आक्रांता की जरूरत थी? राणा सांगा कोई साधारण राजा नहीं था। वो ऐसा योद्धा था जिसकी एक आंख फूट चुकी थी, एक हाथ कट चुका था और शरीर पर 80 से ज्यादा जख्म थे। फिर भी उसने 80 से ज्यादा युद्ध लड़े। उसके नेतृत्व में राजपूतों की एकजुट सेना तैयार हुई थी, जिसने पहले ही 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया था, साल 1517 और 1518 में। उसने मालवा की सल्तनत को भी झुकाया और गुजरात के सुल्तानों को भी युद्ध में धूल चटाई। बाबर खुद अपनी किताब में राणा सांगा की प्रशंसा करता है और लिखता है कि विक्रमादित्य के बाद अगर कोई शासक सबसे वीर और शक्तिशाली था तो वो राणा सांगा था। तो सांगा को बाबर की कहीं पर भी मदद की जरूरत नहीं थी। तो फिर मदद किसे चाहिए थी? बाबर को, क्योंकि बाबर की हालत खराब थी। उसका अपना राज्य फरगना उससे छिन गया था, समरकंद से निकाल दिया गया था और उसे भारत छोड़कर कहीं भी स्थायी जगह नहीं मिल रही थी। दिल्ली पर कब्जा उसकी महत्वाकांक्षा थी, लेकिन उसके पास उतनी ताकतवर सेना नहीं थी। इसलिए उसने भारत में घुसने के लिए राणा सांगा जैसे शक्तिशाली राजा से गठबंधन की कोशिश की। लेकिन सत्ता का खेल भरोसे पर नहीं चलता। जैसे ही बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया, समझौते टूट गए। एक तरफ बाबर ने अपने वादे से मुकर कर धौलपुर, बयाना और इटावा जैसे क्षेत्रों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया, तो दूसरी ओर राणा सांगा ने उसे विदेशी आक्रांता मानकर चुनौती दे डाली। और इसी दरार से जन्म हुआ एक ऐतिहासिक युद्ध का खानवा का युद्ध। ये युद्ध 17 मार्च 1527 को भरतपुर के पास खानवा नाम की जगह पर लड़ा गया। एक तरफ थे राणा सांगा, जिनकी सेना में राजपूताने के लगभग सभी राजा जैसे राव मेदा हाड़ा, राव रतन सिंह झाला, मालदेव और अजमेर के योद्धा शामिल थे। दूसरी तरफ थे बाबर, जिसकी सेना में तुर्क, मंगोल और उज्बेक लड़ाके थे और उनके पास थी तोपें और बारूद। बाबर ने पहली बार भारत में युद्ध में तोपों का संगठित प्रयोग किया, जिसे उसने उस्मानिया तुर्कों से सीखा था। राणा सांगा की सेना संख्या में ज्यादा थी, पर बाबर की सेना रणनीति में तेज थी। युद्ध कई दिनों तक चला।
बाबर ने जहरीले संदेशों और अफवाहों से सांगा के कई सहयोगियों को युद्ध से अलग कर दिया और अंत में सांगा पराजित हुए, लेकिन उनके साहस और बलिदान की गाथा इतिहास में अमर हो गई।